हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन एंड ये वी आर गाइस विद द न्यू लेसन जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। सो पहले आपको बता दूं, हमेशा से ये बात याद रखना, मैंने यहाँ पर ये होप किया है आपसे कि आपके पास एक प्री रिक्विजिट नॉलेज है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और वो आप नॉलेज कहाँ से गेन करोगे, वो आप करोगे मेरा जो कोर्स है अनअकैडमी पर। ठीक है, फ्री कोर्स है, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो हमेशा फ्री चीज़ को यहाँ पर ही जो है, आप यूँ मत समझना फ्री चीज़ है तो बेकार चीज़ होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ही प्लस क्वालिटी का कोर्स है, उसके अंदर आप प्लीज़ जाओ, उसको देखो। ठीक है, तो उसको देखो, फिर यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि टोटली मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मैं। और जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बीच बीच में बोल भी देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट डाटाज है वो मैं आपको लेसन के एंड में बता भी देता हूँ। और जो है एक पर्टिकुलरली लेसन लेकर के आऊँगा पूरा डाटाज का लास्ट में। ठीक है, जो उसको हम कवर कर लेंगे तभी। तो अर्ली रिस्पॉन्स क्या रहा, यानी कि जितने भी अभी तक हमने देखा कि कैसे फाउंडेशन लेके आप ब्रिटिशर्स ने इंडिया में। ठीक है, और यूरोपियंस को किस तरीके से हराया गया, तो वो हमने देखा है। ठीक है, सो बहुत ही कॉन्टेक्चुअली चल रहे हैं हम। ठीक है, सो अर्ली रिस्पॉन्स जैसे कि बहुत सारे सेक्शंस थे गाइस, ये ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, वुमेन थे, है ना, अनटचेबल्स थे। तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया। ठीक है, यहाँ तक कि जो नोबिलिटी थी, जमींदार थे, उनका क्या रिस्पॉन्स आया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से गाइस, है ना। देखो यहाँ से बताऊंगा मैं आपको। तो इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है कि द सीरीज ऑफ द सिविल रिबिलियंस विच रन लाइक अ थ्रेड थ्रू द फर्स्ट 100 years। हम कब की बात कर रहे हैं, 1757 से हमने बात की थी, लास्ट हमने बात की थी 1857 की। इसके बीच में क्या क्या जो गवर्नर जनरल्स आए और क्या क्या पॉलिसीज थी उनकी। ठीक है, सो 1857 तक जाने, आप हमेशा याद रखना 1857 तक पहुंचने के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके पहले तक क्या रिस्पॉन्सेज था, जो कि इस साल क्वेश्चन आया था ये वाला मेंस में, कि 1857 के पहले कौन से मेजर रिबेलियंस और मेजर रेवोल्यूशंस हुए थे, उसके बारे में बताओ। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, आप चाहो तो देख लेना GS 1 में। ठीक है, सो अब यहाँ पर बात आती है कि हमें वही डिस्कस करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर ऑफन लेड बाय द डिपोज्ड राजा, यानी कि ऐसे राजाओं जिनको हटा दिया गया। ठीक है, जिनकी ज़मीनें छीन ली गई, उन नवाब्स को, उनके डिसेंडेंट्स को, उनको गद्दी में ना रहने दिया। ठीक है, उनको उनकी जड़ों से उखाड़ दिया। और जो जमींदार लैंडलॉर्ड थे, पॉलीगर्स थे। ठीक है, पॉलीगर्स कहाँ बोलते हैं, साउथ में बोलते थे बेसिकली। और जो एक्स रिटेनर्स थे, और जो ऑफिशियल्स थे, जो जिनको भी निकाल दिया गया जॉब से, इन सब ने लेड किए। बहुत सारे मूवमेंट तो भी है इनमें से, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन मिलना उस टाइम पे इट्स अ वेरी 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 ह्यूज इशू। यस, सो द बैकबोन ऑफ द रिबेलियन क्या था, रिबेलियन द मास बेस। इतने लोग जुड़े इनसे, इतने लोग जुड़े उस टाइम के। और उस टाइम की बात हमेशा याद रखना, उस टाइम का जो अवेयरनेस लेवल था, है ना, उस टाइम की जो क्रिएटिविटी थी, है ना, उस टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशन था क्या था। ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से सोचो आप, आज के पर्सपेक्टिव से तो आप क्या ना कर दो, है ना, सोशल मीडिया ही है आजकल तो। ठीक है, पूरा रेवोल्यूशन खड़ा कर दे। अब बात आती है यहाँ पे, स्ट्राइकिंग पावर कम फ्रॉम द रेक रेंटेड पीजेंट्स, रूइंड आर्टिसंस एंड डीमोबिलाइज सोल्जर। सोचो कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पर। ऐसे ऐसे पीजेंट्स जिनकी ज़मीन छीन ली गई, है ना, ऐसे आर्टिसंस जिनके धंधे और जिनका बिजनेस खत्म हो चुका हो। क्योंकि क्यों हुआ, देखो आर्टिसंस का इसलिए हुआ क्योंकि जो ये नवाब थे, ये जमींदार थे, राजा थे, यही तो बनवाते थे चित्रकारी, स्कल्पचर्स। ठीक है, ये सब ये तो बनवाते थे। लेकिन जब इन्हीं की ही संपत्ति को ले लिया गया, ठीक है, इन्हीं को ही डिस्पोज कर दिया गया, तो इनकी जो आर्टिसंस थे, उनकी जो भी, वो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे इस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो इनमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। यस, तो सोचो कितना खतरनाक डीमोबिलाइज सोल्जर्स, तो इन पर कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन बना यहाँ पर अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो अप्रोच है वो इस तरीके से है कि हम यहाँ पर मेजर कॉजेज देखेंगे। ठीक है, अपराइजिंग के। ठीक है, उसके बाद जो कौन कौन से रिबेलियंस हुए और कौन कौन से सेक्शंस ने बेसिकली इम्पैक्ट किया, और कौन कौन से इम्पैक्ट हुए जिन्होंने इम्पैक्ट किया। ठीक है, वो सब हम देखेंगे स्पेसिफिकली, और सबको सेपरेटली देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। सो मेजर कॉजेज ऑफ रिबेलियन वाज वेरी फॉरेन कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल। सबसे पहली बात तो ये थी कि कोई फॉरेनर्स आकर के हमारी धरती पर किस तरीके से रूल कर सकता है। ब्रिटिशर्स का ये तो था, वो फॉरेन रूल से आए थे, फॉरेन सॉइल से आए थे। सो लाइक एनी अदर पीपल, द इंडियन पीपल टू फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, यानी कि कोई फॉरेन आकर के हम पे रूल कर रहा है, और क्यों, क्योंकि हमारी डेफिशिएंसी है उसके अंदर। इज द फीलिंग ऑफ द हर्ट प्राइड इंस्पायर्ड एफर्ट to expel the foreigners from their lands. However, different sections of the Indians suffered from unique reasons. अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सीधी बात यह है कि हर जो तबका था, हर जो सेक्शन था, है ना, हर सेक्शन में हर अलग यूनिक रीज़न हो जाता है उनका। ठीक है, सो वेरी करता था इनकी जो रीजंस होते हैं। ठीक है, तो हम ये ही जो है पर्टिकुलरली इसी फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, जिसमें आपका पूरा ये कवर होता चलेगा। तो पहले देखते हैं ट्रेडिशनल इलाइट सेक्शन। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इलाइट सेक्शन था, जो आपको बताया कि पहले से ही रूल करते हुए आ रहे थे, कोई कहीं के नवाब है, कोई के जमींदार थे। ठीक है, ऑफिशियल्स भी काफ़ी रूल करते थे। तो ये सिंपली बात है, क्योंकि जो ये रूल्स है, क्योंकि ये तो करेंगे ना, ये रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को, क्योंकि
जो जनता है वो इनकी बात मानती थी, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स ने अटैक भी यहीं पे किया। तो इन्होंने क्या करते थे, रैपिड चेंजेस करते थे अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन है। कभी लैंड रेवेन्यू में तो इन्होंने इतनी बार चेंज किया कि इनके पास भी कोई इनका डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ही मुश्किल से होगा। यस, चलो ठीक है। सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कभी जो ये अपनी जो अप्रोच थी, ठीक है, वो चेंज कर देते। कभी ऑफिशियल्स को हटा करके इंटरमीडिएरीज को हटा देते थे, ठीक है। कभी डायरेक्ट पीजेंट के पास जाकर के उनसे ही जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हो जाते थे, ठीक है। सो अब इन्होंने बीच में इंटरमीडिएरीज को हटा दिया तो वो इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। अब दीज चेंजेस लेड द डिसरप्शन इन द एग्रेरियन सोसाइटी कॉजिंग प्रोलॉन्ज्ड इन द वाइड स्प्रेड सफरिंग अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ पे जितने मेजर स्टेक होल्डर्स थे, जो कि फार्म से लेकर के ब्रिटिश ऑफिशियल्स और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी जो बात के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि जो सेलर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, है ना, जो गिल्ड्स होती थी उस टाइम की, वहाँ तक की जो है पूरी चेन अफेक्ट होगी। यस, डेफिनेटली। सो द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ इंटेंसिफाइंग डिमांड्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, क्योंकि डिमांड तो इनकी लैंड रेवेन्यू कभी कम हुई नहीं, ठीक है, हमेशा बढ़ती आती थी। एक्सट्रैक्टिंग एज लार्ज एज अमाउंट ऑफ एज पॉसिबल प्रोड्यूस द वेरिटेबल अपीवल ऑफ द विलेजेस, यानी जितना अमाउंट आप चूज सको, जितना इनसे इनका इनका जो रेवेन्यू ले सको आप ले सकते हो, है ना, और ये सोचते थे ब्रिटिशर्स, ठीक। थाउजेंड्स ऑफ द जमींदार्स एंड द पॉलीगार्स लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर द लैंड्स, यानी कि देखो आपको पता है एक सनराइज और सनसेट वाला क्लोज होता था इनके, यानी कि क्या करते थे कि अगर सनराइज और सनसेट के पहले अगर आप ये लैंड रेवेन्यू लेकर के यहाँ पे आते हो तो आपकी ज़मीन और आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी। ज़िम्मेदारी यानी क्या, आपको एक ज़मींदारी का एक ज़मीन दिया जाएगा, ठीक है, और या फिर वो आपकी रहेगी, ठीक है। आपको उस पर एक निश्चित और फिक्स्ड रेवेन्यू देना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाकर के जमा कराना होता है हर दिन, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको वो जिम्मेदारी छीन करके किसी और को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इनकी रहती थी, यहाँ तक कि ये जो है ज़मींदार खुद, यस, दे बाय देमसेल्व्स बोरो द मनी फ्रॉम द अदर्स टू पे देयर ड्यूज, टू पे देयर डेट्स बिफोर द सनसेट, ठीक है। ये सोचते थे ये लोग, और ये देना पड़ता था इनको, ये खुद कर्जे में चल जाते थे, ठीक है। सो यस, अब बात आती है कि इनके जमींदारी राइट्स को भी ले लिया जाता था बहुत बार, ठीक है, और इनको मजबूर किया जाता था कि ये जो है फोर्स्ड सेल करें अपने राइट्स, मतलब जो अपनी जो फोर्स सेल करें अपने राइट्स को, अपने अपने लैंड को, किसको, स्टेट को, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू मीट द एक्सॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू डिमांडेड, ठीक है, क्योंकि दे नहीं पाते थे जितना भी लैंड रेवेन्यू डिमांड किया इन्होंने। अब प्राउड जमींदार्स इन द पॉलीगार रिजेंटेड हिज लॉस इवन मोर व्हेन दे वर डिस्प्लेस्ड बाय द आउटसाइडर्स रैंक आउटसाइडर गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द न्यू मैन ऑफ मनी। अब ये चले जाते थे पुराने जमींदार से, क्योंकि उनकी तो हम तो इतने सदियों से करते हुए आ रहे हैं, आप हमारी जो वफादारी पे क्या कर रहे हो, शक कर रहे हो। और जो आउटसाइडर्स हैं, जो लैंड का जिनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, जो फॉरेन सोइल से आए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन पर आप भरोसा करके कर रहे हो, ठीक है, उनको मर्चेंट बना दे रहे हो, मनी लेंडर बना दे रहे हो, ये क्या बात है, ठीक है। दस दे एज ऑल्सो द ओल्ड चीफ भी हुआ करते थे ये बात मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। who had lost their principalities and the personal score to settle their new rules, ठीक है, और न्यू रूलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आती थी, और ठीक है, तो ट्रेडिशनल इलाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर इलाइट जो सेक्शन था, यानी कि जिनके पास पैसा थे, पहले से ही पैसा थे, ठीक है, और जो जिनके ट्रेम्प्स होते थे अपर लेवल, जो है अपर लेवल और जो एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे नोटिस करी, एक तो इनकी जमींदारी राइट्स ले लिए जाते थे, फोर्स्ड जो इनसे सेल करने को इनको फोर्स किया जाता था, उसके अलावा रेवेन्यू हाई डिमांड करते थे इनसे, ठीक है, और फ्रीक्वेंट चेंजेस होते थे इकोनॉमी में, तो इनको समझने में इतना टाइम लग जाता था। यस, और लास्ट जो इनके जमींदारी छीन करके किसी और को दे दी जाती थी, जो कि कोई जो है आउटर सोइल से आया था, फॉरेन सोइल से। यस, तो ये इनकी बात बहुत, और ये इसलिए इनके खिलाफ हो गए, तो उनका ये रीज़न था। अब पीजेंट्स की बात कर लेते हैं। पीजेंट्स सिंपल सी बात है, डिमांड्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि अल्टीमेटली देना तो इनको होता था ना, बट फोर्सिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ द पीजेंट इनटू ग्रोइंग इन डेटनेस इनटू देयर, यानी कि अपनी इतने डेट में चल जाते थे, डेट ट्रेड बोलते थे इसको हम। यस, यानी कि अपनी लैंड को सोल्ड करके अपने डेट को चुकाते थे। द न्यू लैंडलॉर्ड्स bereft of any traditional paternalism toward their tenants pushed up rents to ruinous heights and evict them to case of non payment। ये बहुत बुरी बात होती थी, इतना लेवल ऑफ जो रेवेन्यू है इतना बढ़ा देते थे, ठीक है, कि उनको चुकाने में ही अपने जो है दर पीढ़ी ये करते थे। पूरा हायरार्किकल इनके जो पूरी जो है डायनेस्टीज, पूरी जो हम क्या कहते हैं, इनका जो जनरेशन है वो चुकाने में लग जाते थे इनकी। अब इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट्री वाज रिफ्लेक्टेड इन द 12 मेजर न्यूमेरियस फेमाइंस। 12 मेजर और माइनर फेमाइंस आई थी 1770 से 1857 के बीच में। याद रखना, 1560 70 80 ईयर्स के अंदर अंदर 12 मेजर और बहुत सारी माइनर, ठीक है, 12 तो मेजर और बहुत सारी माइनर फेमाइंस आई थी। आपको फेमाइंस का क्या था मैंने लास्ट सेशन में बता चुका हूँ, देखो जा करके, ठीक है। उसके बाद न्यू कोर्ट एंड लीगल सिस्टम आया, यानी कि ये तो बहुत ही एक तो मार थी उसके ऊपर
दुख निमार पड़ी इन लोगों पे। डिस्पोजेसर्स ऑफ द लैंड एंड इनकरेज द रिच टू ऑपरेस द पुअर, यानी कि अगर ये केस भी करेंगे अपनी लैंड को बचाने के लिए तो ये उल्टे ही इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा बाय द रिच, ठीक है। उसके अलावा फ्लोगिंग, टॉर्चर और जेलिंग करते थे कल्टीवेटर्स की, ठीक है, ताकि ये लैंड रेवेन्यू दें उन पे, और जो इंटरेस्ट किया गया है, ठीक है, वो दें, और ना चुका पाने पर उनको जेल किया जाता था। तो ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो हार्ड हिट बाय द प्रिवेलेंस ऑफ द करप्शन, करप्शन तो बहुत और जो कि लोअर लेवल पे बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि पुलिस, जुडिशरी, ठीक है, और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता था। अब द पिटी ऑफिशियल एनरिच देमसेल्फ फ्रीली एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर, ये तो बहुत ही सिंपल बात है कि ऑफिशियल्स की जो है घरगृहस्थी इनसे चलती थी, ये मतलब फिर भी जबकि बहुत हाई जो चार्ज करते थे, है ना, हर लेवल पर ही। द पुलिस लूटेड, ऑपरेस्ड एंड टॉर्चर्ड द कॉमन पीपल एट विल, ठीक है। विलियम एडवर्ड्स ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने पता है क्या लिखा, ये विलियम एडवर्ड्स खुद ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने ये लिखा कि 1859 में दैट द पुलिस वर अ स्काउर्ज ऑफ द पीपल एंड दैट देयर ऑपरेशन एंड एक्सेक्शंस फॉर्म वन ऑफ द चीफ ग्राउंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद अवर गवर्नमेंट। सो यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय दी स्काउट्स, स्काउट्स का मतलब यहाँ पे कोड़े जो बरसाए जाते थे या फिर सजा मान लो किसी तरीके की, ठीक है। सो ये कहते थे पुलिस एक स्काउट्स है पीपल का, यानी कि कोड़ा है एक जो पीपल्स की पीठ पर, ठीक है, इस तरीके से कहते थे। इन्होंने कहा, विलियम एडवर्ड ने, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन इतना 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 हाई लेवल का था इनका कि ये चीफ ग्राउंड बन गया डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट। तो पीजेंट यहाँ पर इस बात से चिढ़े। उसके बाद आते हैं आपके आर्टिसंस। आर्टिसंस क्या, देखो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को टोटली ख़राब कर चुके थे ये जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज आई थी यहाँ पर, ठीक है। ये क्योंकि फ्री ट्रेड इम्पोज कर रखा था इन्होंने, जो वहाँ से जो हम इंपोर्ट करेंगे वो तो फ्री है, लेकिन यहाँ से आप जो एक्सपोर्ट करोगे उसमें बहुत हैवी जो है चार्जेस करते थे ये लोग, है ना। और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स किए जाते थे इंडियंस गुड्स पर ब्रिटेन में, यानी कि वहाँ पर भी टैक्सेस बहुत हाई होते थे, ठीक है। और द माइजरी ऑफ द आर्टिसन वॉज फॉर द कंपाउंडेड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ द ट्रेडिशनल पेट्रोन्स, जो पेट्रोन्स होते थे उनके जमीन जायदाद ये छीन ली जाती थी, ठीक है, उनके उनके डायनेस्टीज खत्म कर दी जाती थी। द प्रिंसेस, बायर्स, चिफ्टियंस, जमींदार, ठीक है, इनको डिस्करेज किया जाता था। तो अब इन यही खत्म हो चुके थे, तो आर्टिसंस क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरली और प्रिंसली क्लास। तो स्कॉलरली और जो प्रिंसली क्लास थे ये पढ़े लिखे होते थे, यस, और ये जो रिलीजियस मैटर्स को डील करते थे। द ट्रेडिशनल रूलर एंड द रूलिंग इलाइट हैड फाइनेंशियली सपोर्टेड। अब यहाँ पर भी वही बात है कि जो ट्रेडिशनल रूलर्स होते थे और रूलिंग इलाइट होते थे ये सपोर्ट करते थे। कोई की बायोग्राफी लिखो, कोई का जो है किसी के कोर्ट में ऐसा पोइट के तौर पर काम करो, ठीक है। रिलीजियस प्रीचर्स बनो, प्रिस्ट बनो, पंडित, मौलवी, ठीक है, मैन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर बनो, ठीक है। आर्ट एंड इनको तो बहुत प्रिजर्व किया है इन लोगों ने। विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स द ruin of the traditional landed and bureaucratic elite, this patronage come to an end and all those who had dependent on it were impoverished। सब खत्म कर दिया इन्होंने, जड़ से उखाड़ के खत्म कर दिया। एंड द स्कॉलरली एंड द प्रिंसली क्लासेस वर ऑल्सो एक्टिव इन इंसाइटिंग द हेट्रेट एंड द रिबिलियन अगेंस्ट द फॉरेन रूल, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होती थी कि ये जो थे ना ये पढ़े लिखे होते थे, है ना, और पढ़े लिखे क्या करते थे, लिख करके अपनी बात को बयां करते थे, ठीक है। अगर तक कविताएं इतनी लिखी गई थी, स्टोरीज और ड्रामाज इतने लिए गए थे, लिखे गए थे उस टाइम पे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ जो है एक नेशनलिज्म की और नेशनलिज्म का भाव लोगों में जो है बढ़ाएं, ठीक है, लोगों में पेट्रियटिज्म की भावना को बढ़ाएं, ठीक है। और प्रिंसली क्लास क्या करते थे, रिलीजियस स्टोरीज को और जो इनके मान लीजिए कुरान है, ठीक है, उसके अलावा गीता है, ठीक है, उनके उपदेश दिए जाते थे इन फॉर्म ऑफ, ताकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको सपोर्ट ना करें, ठीक है। बताएं कि ये इंपीरियलिस्ट पावर जो है ये जो है फॉरेन सोइल से आकर के हम पे ही अत्याचार कर रही है, ठीक है। सो ये बात थी प्रिंसली और स्कॉलरली क्लास की। और जो लास्ट कैटेगरी है हमारी वो है ट्राइबल्स, ठीक है। सो ट्राइबल्स होते हैं वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्राइबल्स ही है, याद रखना, पीजेंट्स के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो ट्राइबल्स ही है, क्योंकि ट्राइबल्स के यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, रेवोल्यूशंस और जो इनके रिबिलियंस थे, ठीक है। अब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंडेड देयर रिलेटिव आइसोलेशन एंड ब्रॉड देम फुली विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉलोनी। ये कहते ही नहीं थे, हम ये मानते ही नहीं थे कि ट्राइबल जो है इनको कोई आइसोलेशन की जरूरत है, ठीक है। अब क्योंकि फॉरेस्ट काटने इनको तो फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, आपके ट्राइबल्स, ठीक है। सो अब उनका आइसोलेशन खत्म कर दिया गया क्योंकि जो वहाँ पर इंटरफेरेंस करते थे, ठीक है, अपनी पॉलिसी को ज़बरदस्ती वहाँ पर क्या करते थे, इम्पोज करने की कोशिश करते थे। इट रिकॉग्नाइज द ट्राइबल चीफ एज द जमींदार एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि हर सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम ला करके आया जाता था। यहाँ तक कि टैक्सेशन भी जो है ट्राइबल प्रोडक्ट्स पे वो भी इम्पोज कर दिया इन लोगों ने, इतना जो है ब्रूटल थे ये लोग। सो इट इनकरेज द इन्फ्लक्स ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, तो पुर्तगालियों ने बहुत किया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज की, जो कि ब्रिटिशर्स ने इनको सपोर्ट किया था इनटू द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। अब वहाँ पर ये क्या करते थे, जो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता था इनका, ठीक है। अब ट्राइबल्स का, और बहुत सारे जो उस टाइम के ट्राइबल्स थे वो क्रिश्चियन में जो थे ट्रांसफॉर्म हो भी गए थे, ठीक है।
सो अब ऑल इट इंट्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ द मनी लेंडर्स, बहुत सारे मनी लेंडर्स हुए, ट्रेडर्स हुए, गिल्ड्स हुए, रेवेन्यू फार्मर्स को मिडिल मैन यहाँ पर बहुत सारे बना दिए गए, ठीक है। अब दिस मिडिल मैन्स वर द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिंगिंग द ट्राइबल पीपल विद इन द वोटेक्स ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी एंड एक्सप्लोटेशन। अब इन मिडिल मैन को इन्होंने इस्तेमाल किया एज देयर मेन चीफ और चीफ इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्लॉइट दी ट्राइबल्स, ठीक है, फ्रॉम द वेरी लैंड, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर द मिडिल मैन जो होते थे वो द आउटसाइडर, ठीक है, कोई ब्रिटिशर्स हैं, कोई इनको बाहर से ला करके यहाँ पर, क्योंकि जो आपके ट्राइबल्स थे उनके सभी आउटसाइडर हैं, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द पीपल जो था आउटसाइडर्स ही होते थे इनके लिए। तो हु इंक्रीजिंगली टुक पोजीशन ऑफ द ट्राइबल लैंड, यहाँ पर इनकी लैंड को जो है कंटिन्यूसली उनको डेड ट्रेप में ला करके उनकी जमीनों को छीन लिया जाता था, ठीक है। इन टाइम द ट्राइबल पीपल इंक्रीज लॉस देयर लैंड एंड वर रिड्यूस टू द पोजीशन ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स, यानी कि खुद रूलर्स खुद मतलब जो है जो क्या करते थे, खुद ओन करते थे लैंड को, कौन, ट्राइबल्स। यहाँ तक कि जो है मतलब ये खुद ही ओन खुद ही क्रॉपिंग करते थे, ठीक है, खुद इनको सेल करते थे, ठीक है। लेकिन ये एग्रीकल्चर लेबर बन के रह गए सिर्फ अपनी ही ज़मीनों पर, शेयर क्रॉपर्स बन के रह गए, जो रेंटेड टेनेंट्स थे, यानी कि रेंट को लेकर के जो खेत को जोतने जाते थे, ठीक है, ऑन द लैंड, ठीक है। दे हैड अर्लियर ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन एंड हेल्ड कम्युनल बेसिस की इस्तेमाल स्टार्टिंग भी किन्होंने की, आपके ब्रिटिशर्स ने। सो ऑपरेशन इन द एक्सटॉर्शन बाय द पुलिसमैन एंड अदर पिटी ऑफिशियल्स फर्दर एग्रेवेटेड डिस्ट्रेस अमंग द ट्राइबल। अब यहाँ पर ऑपरेशन और एक्सटॉर्शन किया जाता था पुलिसमैन के द्वारा, और जितने भी पिटी ऑफिशियल्स थे तो इन्होंने ट्राइबल्स के अंदर यहाँ से गुस्सा बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब जोग्राफिकल स्प्रेड देखते हैं इन अपराइजिंग का, यानी कि जितनी भी अपराइजिंग हुई वो किन किन लेवल तक और किन किन जो है किन किन जोग्राफिकल एक्सटेंट है उनका, क्या क्या जोग्राफिकल एक्सटेंट है, कहाँ तक पहुँची है। सो डिस्प्लेस पीजेंट्स एंड डीमोबिलाइज सोल्जर्स ऑफ बंगाल लेड बाय रिलीजियस मॉन्क्स एंड डिस्पजेस जमींदार, आपने सुना होगा इसके बारे में, सन्यासी रिबिलियन के बारे में, ठीक है, ये बंगाल की बात है ना, जहाँ पर जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने आनंद मठ लिखी थी, ठीक है, उसके अंदर मिलता है हमको सन्यासी रिबिलियन का, ठीक है। और उसके अंदर हमको एक लेडी का भी पता चलता है, बताओ मुझे उनका नाम, ठीक है, मुझे ये बताओ सन्यासी रिबेलियन के अकॉर्डिंग, और जो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है, नोवेल थी आनंद मठ, उसके अंदर कौन सी वुमेन है जिनका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। अब यहाँ से 1763 के बीच में और 1800 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई सबके बारे में अच्छे से बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो चुआर अपराइजिंग थी, ठीक है, चुआर अपराइजिंग जो 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल बिहार है ना यहाँ तक फैली है, क्या आपकी जो चुआर अपराइजिंग थी, ठीक है, ये बंगाल बिहार के रीजन में था। उसके अलावा जो अदर मेजर रिबेलियन थे ईस्टर्न इंडिया में, जैसे कि रंगपुर, दिनाजपुर, ठीक है, असम वगैरह के बारे में, ठीक है। उसके अलावा बिष्णुपुर भी आपका यहीं का गाँव है, ठीक है, कहाँ का, जो असम वगैरह है, ठीक है, बिष्णुपुर और बीरभूम। उसके अलावा आपकी ओडिशा जमींदार्स, ठीक है, ओडिशा जमींदार्स के बाद में आपके संबलपुर कहाँ है, हाँ संबलपुर बताओ मुझे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, संबलपुर कहाँ है। इन साउथ इंडिया जो राजा ऑफ विजयनगरम है, ठीक है, उन्होंने रिवोल्ट किया था यहाँ पर, राजा ऑफ विजयनगरम। उसके बाद पॉलीगर्स ने तमिलनाडु में भी किया था, ठीक है, पॉलीगर्स ने तमिलनाडु में किया था। मालाबार और जो कोस्टल आंध्रा है, ठीक है, वहाँ पर भी किया गया फर्स्ट डिकेड में 19th सेंचुरी में, ठीक है। एंड पारलेक मेडी यहाँ पे किया गया। उसके अलावा जो आपका देवन वेलु तंपी है ट्रवनकोर के, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, जो है एक हीरोइक रिवोल्ट को किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। द मेजोर पीजेंट टू रिवोल्टेड इन दी 1830 एंड 1831, ठीक है, यहाँ पर कौन, मैसूर के लोग, ठीक है, मैसूर के आगे। उसके अलावा जो है विशाखापट्टनम, बहुत वीर कहानी है, तो विशाखापट्टनम के अपराइजिंग बताऊंगा मैं आपको। उसके अलावा गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, उसके बाद कुर्नूल, ठीक है, कुर्नूल वाला रीजन। तो ये सब हमारा जोग्राफिकल स्प्रेड देखा हमने, यानी कि आप कहीं भी देखो जो है सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया से लेकर के जो आपका साउथ इंडिया है, यानी कि तमिलनाडु तक जा रहा है, ठीक है, केरला है ना, उसके अलावा जो है कर्नाटका, सब रीजन में स्प्रेड हो चुका था ये अच्छी तरीके से। वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपका सौराष्ट्र के जो चीफ्स थे उन्होंने रेबेल किया था। सौराष्ट्र आपका जो सौराष्ट्र वाला रीजन जो आपका गुजरात है ना, MP राजस्थान वाला रीजन है, तो ये सौराष्ट्र का रीजन था 1816 से 1832। उसके अलावा कोलीज ऑफ द गुजरात है ना, उन्होंने भी किया। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी किया गया बहुत सारे रिवोल्ट, ठीक है, जैसे कि पेशवा लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उनके बाद जो मतलब पेशवा आ रहे थे, उसके बाद बहुत टाइम तक महाराष्ट्र में ये जो रिवोल्ट थे वो हुए यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा भील अपराइजिंग बहुत मज़ेदार है, भील अपराइजिंग आपको बताऊंगा मैं, छक्के छुड़ा दिए इन्होंने अंग्रेजों के, ठीक है। उसके अलावा किट्टूर अपराइजिंग, ठीक है, उसको चिन्नवा ने लीड किया था। उसके अलावा सत्तारा अपराइजिंग, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र। उसके अलावा द रिवोल्ट ऑफ गडकरीज, यस गडकरीज ने भी रिवोल्ट किया यहाँ पर। उसके अलावा नॉर्थन इंडिया वॉज लॉस लेट टर्बुलेंट, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द वेस्टर्न विंध्याचल प्रदेश एंड हरियाणा
जो हरियाणा में आर्म्स को रिवोल्ट किया इन लोगों ने 1824 में। अदर मेजर रिबेलियन जैसे कि बिलासपुर में हुआ, ठीक है, उसके अलावा अलीगढ़ में हुआ, ठीक है, बुंदेल ऑफ जबलपुर, ठीक है, बुंदेलाज ऑफ द जबलपुर। उसके अलावा जो खानदेश है, खानदेश का स्पेसिफिकली बताऊंगा, उसका सेकेंड पंजाब वॉर 1848 से 18, ये भी हम इसी के अंदर पढ़ते थे क्योंकि ये बहुत ही रीजनल था इन नेचर, ठीक है। ये थे पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपको ये सब अपने आंसर ये अपने ये नेम्स है ना, जितने भी टर्म्स है, अपने आंसर के अंदर स्प्रेड करना पड़ेगा। किट्टू अपराइजिंग है ना, गडकरीज, बिलासपुर, तब आपको जो एग्जाम में पता चलेगा कि किसने पढ़ के गया है, ठीक है। और ये कुछ स्पेसिफिक नाम जो होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं अपन के लिए मेंस में, ठीक है। स्पेसिफिकली जब इसको मेंशन करते हैं, चाहे आपको इसकी पूरी डिटेल नहीं पता हो, लेकिन नाम पता हो, जगह पता हो, टाइम पता हो, और किसने लीड किया ये पता हो, तो आपको बहुत आसानी होगी। ये मैंने अच्छे से बताया अपने जो अनअकैडमी वाला कोर्स है मेरा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। उसके मैं लिंक दे दूंगा, बस क्लिक करो, देखो। कोई प्लस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। फ्री कोर्स है, फ्री देखो, बस फ्री देख करके आ जाओ। चाहो तो रिव्यू करो, लाइक करो, चाहो तो मत करो, बस देख के आ जाओ। मेरा इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज, है ना। अगले लेसन में देखेंगे हम द नेचर ऑफ अपराइजिंग, क्या क्या नेचर थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है। अगले लेसन में देखेंगे क्योंकि ये लेसन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकली देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स का क्या नेचर था, कौन कौन से लीडर्स थे, ठीक है। ये सब हम देखेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से। याद रखना हमेशा से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो मेंस में आंसर कैसे लिखा जाता है, उस फॉर्मेट में ये जो पूरे नोट्स है वो अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। अवेलेबल अब PDF कहाँ से मिलेगी आपको, टेलीग्राम से, ठीक है। सो गाइस अगले लेसन में मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आते हैं तो प्लीज़ जो है आप अप्रिशिएट करो इनको, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना। और जो आंसर राइटिंग की सीरीज है वो बहुत जल्दी जो है हम उसको पूरी इंटेंसिटी, फुल वेलोसिटी के साथ चलेगा वो, ठीक है। कभी कंप्लीट का मतलब ये है कि नेवर एंडिंग है वो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे, हॉट इश्यूज आएंगे, उन पे क्वेश्चन बना करके आंसर, मॉडल आंसर बना करके दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। सो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और एक एडिशनल कंटेंट होता है आपके आंसर में, वो आप कहाँ से, जो कि बुक्स में भी नहीं मिलता है ना, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें नहीं मिलता, जो फर्दर रीडिंग करते हैं, जैसे कि मेरे को शौक है नॉन फिक्शन का, बायोग्राफीज का, वहाँ से लेकर के आते हैं हम, और न्यूज़पेपर आर्टिकल से लेकर के आते हैं हम। वो आपके किस तरीके से एड करोगे, मैनेज करोगे, ठीक है, और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करोगे, वो सब आपको जो है डालना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। सो उसके लिए भी मैं फर्दर लेसन्स लेकर के आऊँगा आपके लिए, ठीक है। सो अप्रिशिएट करना, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।